नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई है। जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजें राज्य। कंटेनमेंट नियमों को तत्काल लागू किया जाए, यह भी इन 8 राज्यों को कहा गया है। 8 राज्यों को केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जांच के लिए सैंपल जो भेजे जाने हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएं, ताकि पता चल सके कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले आ रहे हैं क्या वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले हैं। 8 राज्यों को चिट्ठी लिखते हुए चिंता जताई गई है। साथ ही इन राज्यों को कहा गया है कि फिलहाल कंटेनमेंट नियमों को तत्काल लागू किया जाए। राहुल डवास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इस चिट्ठी में और क्या कुछ चिंता जताई गई है, क्या निर्देश है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, 2 बात है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से 5T की बात आ रही है, जिसमें ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसी से डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी रोका जा सकता है। यानी इन सभी चीजों को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा ये है सैंपलिंग के लिए दिया जाए सैंपल, खासतौर पर वहां जहां इन्फेक्शन हो या री इन्फेक्शन हो। ब्रेथ थ्रू इन्फेक्शन तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन इन्फेक्शन हो जाए। और री इन्फेक्शन का मतलब है कि पहले एक बार नेचुरल एंटीबॉडी बन गई, एक व्यक्ति ठीक हो गया और उसके बाद इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि इससे आइडिया पड़ता है कि जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, दोनों ही भारतीय वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कोविड के बाद बनती है उसे भी बाईपास करने में सक्षम है या नहीं है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न भारत सरकार ने मान लिया है। उसके बाद इन तमाम स्टडीज को अब किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, राहुल डबास। दमदार 10 में अब बात दरभंगा में हुए ब्लास्ट की, जिसके तार आतंकी साजिश से जुड़ते नजर आने के बाद अब 3 राज्यों के पुलिस के साथ ही एनआईए भी एक्टिव हो गई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाके के बाद संदिग्धों की धरपकड़ का काम तेज हो गया है। इस कड़ी में आज शामली से जहां 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं तेलंगाना एटीएस ने भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अब सवाल यह है कि दरभंगा में हुआ ब्लास्ट क्या किसी टेरर प्लान का हिस्सा है, क्योंकि अब इसके कनेक्शन सुफियान और जावेद जैसे कई आतंकियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरभंगा में ब्लास्ट और शामली में गिरफ्तारी। सवाल है, आतंक की साजिश का टारगेट कौन था? महज एक शीशी लिक्विड एक्सप्लोजिव और रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका। सवाल है, कौन है इस टेरर प्लान का आका? कहां करना था लिक्विड एक्सप्लोजिव का धमाका? आतंक का पूरा प्लान क्या था? एक ब्लास्ट और उस पर उठे दर्जनों सवाल। और आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में उन्हीं सवालों की हम ग्राउंड जीरो से करेंगे पड़ताल। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस दरभंगा स्टेशन पहुंची, लेकिन इस एक्सप्रेस में एक ऐसा पार्सल आया जिस पार्सल में हुए विस्फोट ने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कपड़े की उस गठरी में वो एक्सप्लोसिव क्या कर रहा था। कौन सा फिर से दरभंगा में डील तैयार करने की हो रही है कोशिश। प्लेटफॉर्म की घड़ी दोपहर 3:25 का वक्त बता रही थी। लोग बेफिक्री से वहां आ जा रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और जो जहां था वहीं छिटक गया। ये धमाका पार्सल के जरिए आए एक कपड़े के बंडल में हुआ था। जब उस बंडल की तलाशी ली गई तो उसमें से निकला आतंक का बड़ा सा जिन। इस छोटी सी शीशी में लिक्विड विस्फोटक रखा गया था, जिसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। और अब इसी ब्लास्ट की तहकीकात के लिए आज एनआईए की टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन में ठीक उसी जगह पहुंची जहां ब्लास्ट हुआ था। एनआईए का दरभंगा पहुंचना अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि इस घटना का बड़ा आतंकी कनेक्शन है। एनआईए दरभंगा मामले की जांच करेगी, क्योंकि इसके तार एक नहीं बल्कि कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। जो पार्सल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, वो पार्सल दरअसल सिकंदराबाद से आ रही थी। बांका में जो ब्लास्ट हुआ और जो इमाम का झारखंड कनेक्शन था, उससे भी इसे चेक किया जा रहा है जोड़कर। सवाल ये कि जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ वो किसके लिए आया था? क्या उसे दरभंगा में रखना था या फिर कहीं बाहर दूसरी जगह भेजा जाना था?
इसकी कड़ियां जोड़ने के लिए एक तरफ एनआईए जैसी एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ दरभंगा से करीब 1200 किलोमीटर दूर शामली के कैराना से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनमें पहला नाम है कफील का। 3 बच्चों का पिता कफील कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अलखुद्र का रहने वाला है और मसालों का कारोबार करता है। दूसरे संदिग्ध का नाम है शावेज। यूपी एटीएस इन दोनों से बंद कमरे में पूछताछ कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चों को ऐसी जगह फंसा दिया अभी लास्ट में, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ना बिहार में जाता है, ना उसने कभी दरभंगा देखा, ना उसके पास उसका कोई सामान है। कभी मेरी कैराना की मार्केट में काम करता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ उस पर कफील का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यही कारण है कि तेलंगाना से लेकर यूपी एटीएस तक अलर्ट पर है। एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा ये सीसीटीवी कैमरा, और ये सीसीटीवी कैमरा ठीक उस घटना स्थल के ऊपर लगा है जहां पर 17 तारीख को ब्लास्ट हुआ। और बताया जा रहा है कि वो इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जैसे ही ये ब्लास्ट होता है वो व्यक्ति यहाँ पर करीब 10 मिनट तक खड़ा होता है। किसी से वो लगातार फ़ोन पे बात कर रहा होता है और फिर अचानक सामने खड़ी एक ट्रेन पर बैठ के वो चला जाता है। सुरक्षा एजेंसियों को इस पूरी आतंकी साजिश के पीछे स्लीपर सेल की किसी प्लानिंग का शक है। आतंक का रूट भी आतंकी वारदात के लिए स्लीपर सेल की तरफ इशारा कर रहा है। ये पार्सल सिकंदराबाद से आया, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इसे उतारा गया, जबकि पार्सल पर नंबर शामली के कफील का लिखा है। जबकि सूफियान नाम के शख्स ने इस पार्सल को सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए बुक कराया था। ये सूफियान वही आतंकी है जिसकी तलाश एटीएस पिछले 4 साल से कर रही है और जिसका नाम अभी हाल ही में बिहार के बांका मस्जिद में हुए ब्लास्ट मामले में भी आया था। इतना ही नहीं, मोहम्मद सूफियान का कनेक्शन जावेद नाम उस आतंकी के साथ भी सामने आया था, जिसे इसी साल कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में छपरा से पकड़ा गया था। क्या दरभंगा जो ट्रेन से वो गट्ठर भेजा गया सिकंदराबाद से, उसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश काम कर रही थी? क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर, मोहम्मद सूफियान के नाम पर वो गट्ठर भेजा गया है, बताया जा रहा है कि उसके संबंध मोहम्मद जावेद से रहे हैं। मोहम्मद जावेद वो शख्स है जो कश्मीर के जेल में बंद है, छपरा से गिरफ्तार हुआ था और टेररिस्ट गुट को आर्म्स देने का आरोप है उस पर। बताया जा रहा है कि दोनों साथ में कश्मीर रहे थे। जो फ़ोन नंबर उस पर है वो चमोली के एक पिता और पुत्र का है, जिसे फ़िलहाल खबर ये है कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो यूपी एटीएस, तेलंगाना एटीएस और बिहार एटीएस ने साथ में मिलकर इस ऑपरेशन को 6 दिन पहले शुरू किया और अब एनआईए इसकी जाँच करेगी। अभी तक की जांच में जिस तरह मोहम्मद सूफियान, जावेद जैसे आतंकियों की बातें सामने आ रही हैं, वो साफ बयां कर रही हैं कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश ही है। आतंकी अब तक आईईडी ब्लास्ट करते आए हैं, लेकिन दरभंगा में जिस तरह एक छोटी सी शीशी में लिक्विड विस्फोटक को रखा गया, वो भी शायद पहली बार हुआ है। सवाल यही है कि क्या हो सकता है ये लिक्विड। पार्सल ब्लास्ट के बाद यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आतंक का दरभंगा मॉड्यूल फिर से एक्टिव हो रहा है? क्या यहाँ इंडियन मुजाहिदीन का स्लीपर सेल फिर से सिर उठा रहा है? क्योंकि आईएम चीफ यासीन भटकल नेपाल से गिरफ्तार होने से पहले दरभंगा से कई सालों तक अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे चुका है। दरभंगा मॉड्यूल के बारे में क्या बताएं? देखिए, यहाँ पे यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन के जो संगठन चला रहे थे, वो दरभंगा में तकरीबन 4 से 5 सालों तक रह के उन्होंने यहाँ पे पूरे अपने संगठन का विस्तार किया था। और तकरीबन मिथिलांचल क्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा आतंकी को एनआईए जो है यहाँ पे काम करके गिरफ्तार करके ले गई है और अभी तक उसे जेल में बंद रखा गया है। दरभंगा से पार्सल ब्लास्ट में एक अहम पॉइंट ये भी सामने आ रहा है कि पार्सल की बुकिंग में फर्जी जानकारियां दी गई, साथ ही पार्सल लेने भी कोई नहीं आया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ब्लास्ट तबाही का मॉक ड्रिल था? क्या छोटा ब्लास्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया? क्या आतंक की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है? जहाँ स्टेशन पे पार्सल रखा जाता है, जहाँ विस्फोट हुआ, वहाँ से अमूमन पार्सल यहाँ आता है और यहाँ पर आप लोग बाकायदा चेक करके देते हैं। लेकिन उस पार्सल का कोई रिसीवर नहीं आया? नहीं, उसका कोई नहीं है, कोई रिसीवर नहीं आया, अभी तक कोई रिसीवर नहीं आया। आतंक की साजिश गहरी है। यही कारण है कि इस मामले में 3 राज्य तेलंगाना, यूपी और बिहार की एटीएस पहले से लगी हुई थी, मगर अब एनआईए ने भी जांच का जिम्मा उठा लिया है। कई बिंदुओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। हैदराबाद में एटीएस ने सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले का स्केच बिहार एटीएस से साझा किया है। उधर यूपी एटीएस शामली के कैराना में एक्टिव है। वहीं एनआईए दरभंगा में रेलवे प्लेटफॉर्म और पार्सल घर से आतंक के सुराग जुटा रही है। दरभंगा ब्लास्ट के बाद अब ये खबर है कि इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है। ये सूत्र बता रहे हैं कि 2 गिरफ्तारी यूपी में हुई है तो 1 गिरफ्तारी तेलंगाना में भी हुई है। तेलंगाना एटीएस ने भी
एक व्यक्ति को उठाया और बताया ये जा रहा है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो ISI का हैंडलर हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, दरभंगा। दमदार 10 में अब आपको धर्मांतरण पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण के जहरीले रैकेट की हर साजिश से पर्दा उठ रहा है। धर्मांतरण के खेल में लगे देसी और विदेशी संगठनों का पर्दाफाश हो रहा है। धर्मांतरण गैंग का रिमोट जिसके हाथ में है, जांच एजेंसियों के हाथ जल्द ही उनके गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि विदेशी और हवाला फंडिंग से लेकर उन तमाम खातों की जांच भी तेज हो गई है जिनमें धर्मांतरण के लिए ट्रांजैक्शन के सुराग हाथ लगे हैं। धर्मांतरण के रैकेट से जुड़े और क्या खुलासे हैं, देखिए नेशन स्पेशल की इस खास रिपोर्ट। सोशियो कल्चरल वैल्यूज, उन्हीं को उन्होंने धर्म का नाम दे रखा है। कह रहे थे कि आप हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है कि कोई हिंदू धर्म का इंसान अपना ना सके, आप आराम से हमारे धर्म को अपना सकती हैं। हमारे धर्म में जो है वो हिंदू धर्म में नहीं है। और मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में हर समस्या का समाधान है। आपकी जो गरीबी है वो सिर्फ हम दूर कर सकते हैं। हिंदू तो मारे मारे घूमते हैं रोडों के किनारे। खामोशी खुद अपने आप में एक दावत है। खामोश दावत, अखलाकी दावत, हमदर्दी के साथ उसका अपना एक रंग होता है, एक असर होता है। बिल्कुल एकदम ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया कि उसका तो बिल्कुल ही मतलब सिस्टम खराब कर दिया लड़का। सुना आपने, धर्मांतरण गैंग का ये सरगना मोहम्मद उमर गौतम हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता था। धर्म के इस धंधेबाज के खिलाफ तो ये महज चंद लोगों की गवाही है। इसके गुनाहों का काला चिट्ठा खुलना शुरू हुआ तो धर्मांतरण के हजारों मामले सामने आने की बात कही जा रही है। यूपी ATS के हत्थे चढ़े उमर और जहांगीर से लगातार हो रही पूछताछ लगातार कुछ नए नए खुलासों को सामने लेके आ रहा है। धर्मांतरण कोई एक दो नहीं, हजारों की संख्या में हुआ है और उम्मीद इससे ज्यादा जताई जा रही है। इस वजह से ATS ने मोबाइल नंबर और मेल ID तक जारी किया है कि नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन धर्मांतरण का कोई भी मुद्दा हो तो वो ATS को भेज सकते हैं या उन्हें फोन पे बताया जा सकता है। धर्मांतरण के इस खेल के लिए करोड़ों रुपए कहां से आए, किन किन संस्थाओं के जरिए इन पैसों को रूट किया गया, ये सब कुछ आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं धर्मांतरण गैंग के आका मोहम्मद उमर गौतम और उसके शागिर्द जहांगीर की मोडस ऑपरेंडी, जिसमें ये नाबालिग हिंदू लड़कों को धर्मांतरण के लिए कन्वर्टेड यानी हिंदू से मुस्लिम बने लड़कों का ही इस्तेमाल करते थे। ताजा मामला यूपी के कानपुर का है, जहां धर्मांतरण के इन धंधेबाजों ने पहले आदित्य गुप्ता को अपना शिकार बनाकर अब्दुल बनाया, फिर इसे इस्लामिक ट्रेनर बना दिया और आदित्य उर्फ अब्दुल को अपने संपर्क के बच्चों का ब्रेन वॉश करने का टास्क दे दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आदित्य के लगातार संपर्क में रहने वाले गोविंद नगर का 17 साल का नाबालिग इस्लाम कबूल करने को तैयार हो गया। मैंने एक दिन इन दोनों को वीडियो कॉलिंग में बात करते देखा, तो उसने टोपी लगा रखी थी, दाढ़ी बढ़ा रखी थी। फिर मैंने उसका स्टेटस देखा, उसमें मस्जिद बनी थी, कुछ माउंटेन में लिखा था और मुझे पता नहीं था कि माउंटेन में क्या लिखा। तो मैंने इससे पूछा तो इसने तब बताया कि मतलब मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। तो हमने इससे पूछा तुम्हें किसने कहा, तो उसने बताया कि आदित्य गुप्ता ने। इस नाबालिग के दिमाग में न सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ जहर भर दिया गया, बल्कि इस्लाम में शामिल होने के लिए परिवार की मदद और नौकरी के साथ साथ मां का इलाज कराने का भी झांसा दिया गया। गनीमत ये रही कि ये परिवार अपने लाडले के दिमाग में भरे गए धार्मिक जहर को साफ करने में कामयाब रहा। इस नाबालिग जैसे न जाने कितने मूक बधिर इस धर्मांतरण सिंडिकेट के शिकार बन चुके हैं। साजिश के तहत मूक बधिर को इस्लाम कबूल कराकर उन्हें कट्टरपंथी बनाना था और तैयारी इन्हें आतंकी संगठनों में शामिल कराने की भी थी। ऐसे कुछ वीडियोज ऐसे भी आए हैं जो आतंकवादी गतिविधि के लिए दिक्कत है, ज़्यादा मुझे इस चीज़ की दिक्कत हो रही थी। धर्मांतरण के टेरर कनेक्शन को लेकर यूपी ATS को काफी सुराग मिल चुके हैं। ISI की शह पर ही अलग अलग आतंकी संगठनों ने धर्मांतरण सिंडिकेट के लोगों की काफी मदद की और ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण कराने को कहा था और इसी मौलाना उमर गौतम को इसकी कमान सौंपी गई थी। नोएडा डेफ सोसाइटी के कुछ छात्रों के धर्मांतरण की बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन दिल्ली NCR के 6 से ज्यादा डेफ स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर इस सिंडिकेट के पहले फेज में टारगेट पर थे।
अब तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के नूरुल हुदा स्कूल की एक पूर्व टीचर ने भी आरोप लगाया है कि मार्च में मोहम्मद उमर गौतम इस स्कूल में आया था, तब हिंदू बच्चों पर भी विशेष प्रार्थना पढ़ने का दबाव बनाया गया था। इतना ही नहीं, इस टीचर को भी इस्लाम अपनाने का ऑफर दिया गया था। पैसा वैसा दे के अपना नमाज वहाँ करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? मदरसा क्यों पढ़ाते हैं? सीबीएसई बोर्ड में कहाँ पे अलाउ है कि मदरसा चले बच्चों के बीच में? मदरसा तो अलग होते हैं ना, तो इन्होंने ज़बरदस्ती चला रहे हैं। सर क्या हमारा प्रशासन ये नहीं देख सकता? मैंने कंप्लेन की, उन्होंने छानबीन की। सर उन्होंने क्यों नहीं की? दस्तावेज मांगा गया, दस्तावेज क्यों नहीं दिया उन्होंने? इस टीचर की शिकायत के बाद अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और जिले के डीएम एसपी को नोटिस जारी कर नमाज पढ़ाए जाने समेत पूरे मामले की 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरी ओर यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग की फंडिंग की जांच की तो इसमें हवाला कनेक्शन सामने आया। उमर के कनेक्शन देखने के भी खंगालने पे हवाला कांड भी नजर आ रहा है। देश के बाहर से उमर को दिल्ली में लगातार हवाला के माध्यम से उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते रहे, जिसका गाजियाबाद, लखनऊ, रहमान खेड़ा हर जगह इसका इस्तेमाल होता रहा। और अब जो कनेक्शन आ रहा है हवाला के बाद, किस तरह से जाकिर नाइक से भी उमर के संबंध थे। हवाला का भी जो है एक इंडिकेशन मिला है, उसको भी देखना पड़ रहा है। कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं, एक विदेशी बैंक का बैंक अकाउंट भी है जिससे पैसा आया है, तो उसको भी देखा जा रहा है कि कैसे पैसा आया, क्यों आया, किन लोगों ने पैसा विदेशों से दिया है। तो ये एक मनी एंगल जो है वो अपनी जगह है। दूसरा, धर्मांतरण का काफ़ी कुछ रिकॉर्ड मिला है। मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी को धर्म के इस काले कारोबार को बढ़ाने में इस्लामिक देशों से लगातार मदद मिली थी। इस फंड से देश में धर्मांतरण की फैक्ट्रियां खड़ी की गईं। इस्लामिक देशों से मदद मिलने के मामले में इस्लामिक दवा सेंटर से 600 से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं और इस मामले की जांच में ईडी के साथ ही केंद्र सरकार की दूसरी जांच एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। साथ ही उन संस्थाओं की भी छानबीन की जा रही है जिसमें मौलाना उमर किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है। ऐसी एक संस्था है मुंबई की मरकज उल मारिफ, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तीसरा नाम उमर गौतम का है। मरकज उल मारिफ इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसके मुंबई ब्रांच के तार सीधे सीधे उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसने मौलाना उमर के इस्लामिक दावा सेंटर को फंडिंग की। इन खबरों की पुष्टि के लिए न्यूज नेशन मुंबई के मरकज उल मारिफ के दफ्तर भी पहुंचा। एटीएस की तफ्तीश में मुंबई की जिस इस्लामिक संस्था का जिक्र हो रहा है, मैं ठीक उसके दरवाजे पर खड़ा हूँ। मुंबई के ओशिवरा इलाके में मरकजुल मारिफ नाम की ये जो मदरसा है, दरअसल इसका जिक्र हुआ है तफ्तीश में और आरोप ये लगे हैं कि विदेशों से जो फंडिंग आती है वो इस संस्था के ज़रिए आईडीसी मतलब इस्लामिक दावा सेंटर तक पहुंचती है, जिसका इस्तेमाल होता है टेरर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में, जिसका इस्तेमाल होता है धर्मांतरण में और धर्मांतरण से भी आगे लोगों को रेडिकलाइज करने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के लिए। ये मदरसा फ़िलहाल इस वक्त बंद है। आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो उस पर ताला लगा हुआ है। हालांकि इसके भीतर तकरीबन 3 एकड़ में फैला ये मरकज़ है जिसके अंदर मदरसा चलता है, बच्चों को तालीम दी जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारा कैमरा देखकर काफ़ी लोग सकपका गए। उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरीके से इस मामले की तफ्तीश आगे चल रही है हम यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और इनसे बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। मरकज उल मारिफ का कोई भी अधिकारी न्यूज नेशन के कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फोन पर न्यूज नेशन रिपोर्टर की बात संस्था के मुख्य संचालक मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी से हुई। बुरहानुद्दीन कासमी ने संस्था के FCRA रजिस्टर्ड होने की खबरों को गलत बताया। जब उमर गौतम के मरकज से रिश्ते पर सवाल पूछा गया तो क्या कहा गया, आप भी सुनिए। उसका आप लोगों के मरकजुल मारिफ से क्या वास्ता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। 2001 तक जो है ना ये मरकजुल मारिफ के डायरेक्टर हुआ करते थे। 2001 तक 94 से 2001 तक वो मरकजुल मारिफ के डायरेक्टर हुआ करते थे। ये हमारा फॉर्मर डायरेक्टर है। अभी कोई वास्ता नहीं है उसका आप लोगों से? अभी कोई 20 साल से कोई वास्ता। धर्मांतरण के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण के सिंडिकेट से इंडोनेशिया के बैन संगठन इस्लामिक डिफेंडर्स फंड का नाम भी जुड़ रहा है। इसका खुलासा हुआ है कानपुर के आदित्य उर्फ अब्दुल से पूछताछ में। नोएडा के दर्श सक्सेना और कानपुर के आदित्य की तरह ही गुरुग्राम का मन्नू यादव भी इस गैंग का शिकार होकर अब्दुल मन्नान बन बैठा।
मन्नू यादव नोएडा की उसी डेफ सोसाइटी में पढ़ता था जो अब तक धर्मांतरण गैंग का हॉटस्पॉट बना हुआ था। मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान के परिवार का आरोप है कि उसके धर्मांतरण सर्टिफिकेट में 11 नवंबर 2021 की तारीख दर्ज है, जो अभी आई ही नहीं। 17 फरवरी को सुबह 9 बजे मेरे को पता चला, बेटे ने कागज़ का टुकड़ा दिया मेरे हाथ में, जो एफिडेविट की फोटोकॉपी थी, वो टुकड़ा दिया, तो उससे पता चला कि लड़के का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। अब वो धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। अब उसके बाद मैंने फ़ोन में चेक किया, फ़ोन के अंदर उसका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट मिला, उसके अंदर डेट भाई गलत डली हुई है, 11/11/21, जो आज तक आई नहीं है। अब सवाल उठता है कि एडवांस तारीख में फेक सर्टिफिकेट जारी करने के पीछे का क्या राज है। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग ने तो उन लोगों के नाम से भी धर्मांतरण के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जिनका दूर दूर तक इनसे नाता नहीं है। सहारनपुर के प्रवीण ने अपना धर्म नहीं बदला है, लेकिन उनके नाम से इस्लाम में शामिल होने का सर्टिफिकेट दर्ज कर दिया गया है। यूपी एटीएस की पूछताछ में प्रवीण ने धर्म बदलने की बात से साफ इनकार किया, लेकिन यहाँ धर्म के उन धंधेबाजों ने प्रवीण उर्फ अब्दुल समद उमर के नाम से 5 जनवरी 2020 की तारीख में धर्मांतरण का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ। कहीं ये विदेशी चंदा उगाही करने वाली साजिश का हिस्सा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण के लिए फंडिंग कर रही संस्थाओं को ऐसे नकली सर्टिफिकेट भेजकर उमर गौतम और जहांगीर कासमी पैसे बनाते आ रहा है? यूपी एटीएस के लिए ये भी जांच का मुद्दा है। फिलहाल धर्मांतरण फैक्ट्री की अवैध फंडिंग की जांच के साथ ही उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के पुराने मामलों के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। तो वहीं यूपी के कई मौलाना भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिन्होंने आईएसआई और मौलाना उमर के इशारे पर लोगों का धर्मांतरण करवाया। लखनऊ से आलोक पांडे, कानपुर से अमित सिंह और मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दमदार 10 में अब वक्त है दिन की 50 वो खबरें आपको दिखाने का जो अब तक आप शायद देख नहीं पाए होंगे, लेकिन ये तमाम खबरें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। बेलगाम ट्विटर की एक और मनमानी, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे तक ब्लॉक रखा। ट्विटर ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर ब्लॉक किया था अकाउंट, रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। ट्विटर ने बिना नोटिस दिए 1 घंटे तक ब्लॉक रखा अकाउंट, रविशंकर प्रसाद ने बताया आईटी नियमों का उल्लंघन। रविशंकर प्रसाद बोले, ट्विटर की हरकत बताती है कि वो बोलने की आजादी के पक्षधर नहीं, उसे नया आईटी कानून मानना ही पड़ेगा। ट्विटर की हरकत पर बोले संसदीय समिति के चेयरमैन शशि थरूर, अकाउंट को ब्लॉक करने पर ट्विटर से मांगेंगे जवाब। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, कहा किसी भी मोर्चे के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी, सामूहिक नेतृत्व में बढ़ना आगे होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी, मुंबई और नागपुर के घरों में तलाशी। मोदी कल देखेंगे अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट, सीएम योगी समेत 13 सदस्य होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल। राजस्थान कांग्रेस में एक और बड़ा सियासी संग्राम, टोंक समेत कई शहरों में लगे सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर, लिखा आ रहा है पायलट। उन टैपिंग मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन, महेश जोशी के समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। नारदा सिंह केस में ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने ममता से दोबारा कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा। महबूबा के पाकिस्तान वाले बयान का विरोध, वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, फूका पाकिस्तान का पुतला। हत्यारोपी के साथ पुलिस के फोटो सेशन पर सवाल, तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने के दौरान सुशील के साथ खिंचवाई फोटो। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने अनंतनाग में पुलिस स्टेशन के बाहर हैंड ग्रेनेड फेंका। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एलएसी पर चीन को मिलेगा 2 टूक जवाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। कोच्चि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउदर्न नेवल कमांड का जायजा लिया। डीआरडीओ की एक और कामयाबी, उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। एलएसी पर जारी तनाव कम करने को लेकर भारत चीन के बीच हुई राजनयिक स्तर की बातचीत। एपीटीएफ से पाकिस्तान को फिलहाल राहत नहीं, ग्रे लिस्ट में रखा बरकरार। देश में बढ़ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा, कोरोना से 172% ज्यादा खतरनाक। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 52 मामले सामने आए, प्रभावी 8 राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत, रत्नागिरी की 80 साल की बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम।
डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ज्यादा प्रभावी है कोवैक्सीन। भारत सरकार ने डेटा में कोविशील्ड को 2 जबकि कोवैक्सीन को 3 अंक दिए। कोरोना पर इलाज का खर्च होगा आयकर मुक्त, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। इंदौर में 12 साल की बच्ची के हौसले ने दी कोरोना को मौत। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने की कवायद। रांची के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए बनाया गया कोविड वार्ड। बिहार के छपरा से लापरवाही की भयावह तस्वीर सामने आई। नर्स ने एक शख्स को लगाया कोरोना का खाली इंजेक्शन। जम्मू कश्मीर के डोडा से बदहाली की तस्वीर वायरल। सड़क न होने के चलते स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला को पहुंचाया गया। बिहार के दरभंगा ब्लास्ट में सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। तेलंगाना एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनआईए की टीम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को खंगाला। ब्लास्ट की जगह से पार्सल रूट तक लिया जायजा। धर्मांतरण मामले में न्यूज नेशन से बोले एसीएस अवनीश अवस्थी। हवाला और विदेशी अकाउंट से हुआ है पैसों का लेन देन। उमर के खाते में जमा हुए 1.5 करोड़ रुपए। एचएसबीसी बैंक के खाते में आए रुपए। धर्मांतरण मामले में अब्दुल्ला का खुलासा। जबरन धर्मांतरण के तार इंडोनेशिया से जुड़े। धर्मांतरण मामले में फतेहपुर की टीचर का आरोप। उमर और उसके साथ आए मौलवी बच्चों पर जबरन धर्मांतरण का दबाव डाल रहे थे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिया मामले का संज्ञान। फतेहपुर डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। एमयू का मुख बधिर माली भी बना मुसलमान। माली का धर्म परिवर्तन भी उमर गौतम ने करवाया। प्रयागराज से सामने आया धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर लड़की से की दोस्ती। धर्म परिवर्तन करके शादी की धमकी का आरोप। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में आरोपी प्रवेश गुर्जर का मोबाइल बरामद। रायपुर में आयकर विभाग की बड़ी रेड। हवाला कारोबारी के ठिकाने से 6 करोड़ रुपए बरामद। मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 ट्रक की आमने सामने से टक्कर। इंदौर में एसबीआई के मैनेजर पर 11 करोड़ 84 लाख के फ्रॉड का आरोप। मुरादाबाद में फेक करेंसी खपाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के कोटा में ठगी का हैरत अंगेज मामला। पत्नी का सगा भाई बन पति ने दूसरे शख्स से करवा दी शादी। अहमदाबाद पुलिस ने अभिनेत्री पायल रोहतगी को गिरफ्तार कर लिया है। सोसाइटी में झगड़ा और चेयरमैन को धमकी देने का आरोप। दिल्ली में कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बंद रहेंगे येलो लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन। किसान आंदोलन की वजह से फैसला। उदयपुर में तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत। ग्रामीणों में दहशत। दिल्ली वासियों को बढ़ती गर्मी से मिली राहत। आसमान में छाए बादल। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला। 1 जुलाई से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। दमदार 10 में अब वो 10 अहम खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हिंदुस्तानियों के अकाउंट के जरिए अरबों रुपए का कारोबार करने वाले ट्विटर की गुस्ताखियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ट्विटर ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को 1 घंटे तक ब्लॉक कर दिया था। इस बात की जानकारी खुद सोशल मैसेजिंग ऐप कू के जरिए रविशंकर प्रसाद ने दी। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर के खिलाफ काफी सख्त लहजे में संदेश दिया। शशि थरूर ने कहा कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरा अकाउंट ब्लॉक करने और भारत में ऑपरेशन के दौरान उनकी ओर से पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जवाब मांगेंगे। नए कानून पर सहमति या आपत्ति दोनों के लिए ट्विटर के पास अदालत का दरवाजा खुला था, लेकिन जिस तरह सीधे आईटी मंत्री को बेवजह टारगेट किया गया, उससे इशारा तो यही मिलता है कि ट्विटर खुद को भारत के कानून से ऊपर मानने की हिमाकत कर रहा है। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। बदन पर लाल टी शर्ट और चेहरे पर खिली खिली मुस्कान। आपको ये फोटो भले ही किसी स्टारडम का एहसास कराए, लेकिन असलियत में ये फोटो एक कलंक है। मर्डर के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को उत्तर प्रदेश के मंडोली जेल से तिहाड़ शिफ्ट किया जाना था। ऐसे में शिफ्टिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने सुशील के साथ किसी सेलिब्रिटी की तरह फोटो सेशन कराया। उसे स्टार सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट दिया गया। सुरक्षा कर्मी भूल गए कि वो जिसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो एक खिलाड़ी नहीं, शातिर अपराधी है। यूपी के बरेली में बैंक में हुए एक गोली कांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हुआ ये
कि बैंक में एक ग्राहक बिना मास्क के घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैंक के गार्ड ने कोविड गाइडलाइन का हवाला देकर उसे बैंक में दाखिल होने से रोका। दोनों के बीच कहासुनी हो गई और बैंक के गार्ड ने ग्राहक पर गोली चला दी। पैर में गोली लगने के बाद बैंक के ग्राहक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मास्क न लगाकर घूमने पर कोई किसी को गोली मार दे, ऐसा वाक्य पहली बार सामने आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर आप कल मेट्रो में यात्रा करने के लिए जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। डीएमआरसी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि शनिवार की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दिल्ली की 3 मेट्रो स्टेशन आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। ये स्टेशन है विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा। डीएमआरसी ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली पुलिस की सलाह के आधार पर सुरक्षा को देखते हुए येलो लाइन के ये 3 मेट्रो स्टेशन 26 जून को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक जहां दहशत को बढ़ा रही है, वहीं अनलॉक के साथ आए लोगों की लापरवाही आग में घी डालने का काम कर रही है। शहर शहर से भारी भीड़ की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली नोएडा के बाजारों में भीड़ के साथ ही मेट्रो में भारी लापरवाही नजर आ रही है। मुंबई के अनलॉक होने के साथ ही ट्रैफिक जाम की टेंशन बढ़ गई है। वहीं चंडीगढ़ की सब्जी मंडी मार्केट में भारी भीड़ जुट रही है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। बीच सड़क पर हाथापाई की ये तस्वीर रायसन की है, जहां कुछ लोग खाकी वर्दी वालों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई ये मारपीट हर किसी की जुबान पर है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब मिठाई की दुकान चलाने वाले शख्स को देर तक दुकान खोलने के लिए टोका तो उसने अपना आपा खो दिया और पुलिस के जवानों को पटक पटक कर मारने लगा। दरअसल कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए प्रशासन ने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है, लेकिन सख्ती से तंग आ चुके लोग अब पुलिस पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक ये जौहर देखकर चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के सीने पर सांप लौटना लाजमी है। ये तस्वीरें भारत अमेरिका के उस साझा महाअभ्यास की है जो हिंद महासागर में 2 दिन से चल रहा था। अभ्यास में भारत की तरफ से जैगुआर और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, मैरीटाइम स्ट्राइक जैगुआर, IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान के साथ ही युद्धपोत INS कोची और INS तेज ने हिस्सा लिया। इमरान की इसी कट्टरपंथी सोच और आतंकी परस्ती के चलते पाकिस्तान पर एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का चाबुक चला है। लगातार तीसरे साल FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। पाकिस्तान ने पेरिस की प्लेनरी में 27 में से बाकी बची 3 शर्तों पर प्रेजेंटेशन रखी थी, लेकिन FATF ने पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन और आतंक के खिलाफ उसके एक्शन को नाकाफी माना। अगली प्लेनरी में पाकिस्तान को इन्हीं 3 शर्तों पर दोबारा अपना लेखा जोखा देना होगा। ये 3 शर्त है: प्रतिबंधित आतंकियों और संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों की जांच कर कानूनी मुकदमे चलाना, मुकदमों के जरिए दोषियों पर बेहद असरदार आर्थिक प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंधित आतंकियों के खातों और जमीन जायदाद पर कार्रवाई। यूपी के प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जैसे ही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रुकी, RPF और GRP की ट्रेन ने जनरल कोच में छापा मार दिया और छापेमारी की इस कार्रवाई में 50 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू किए गए बच्चों में कुछ पश्चिम बंगाल और कुछ बिहार के रहने वाले हैं। इनमें कुछ बच्चों को कानपुर और आनंद विहार ले जाया जा रहा था, जबकि कुछ बच्चों को पंजाब के लुधियाना में सिलाई और मोमोज के काम के लिए ले जाया जा रहा था। पूरी की पूरी सड़क गायब हो गई। तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं और ये है नेशनल हाईवे नंबर 55। सिलीगुड़ी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से यह हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। शुक्रवार सुबह तिनधारी गांव के पास भारी बारिश होने के चलते लैंडस्लाइड की चपेट में ये सड़क आ गई और करीब 40 मीटर तक का हिस्सा गायब हो गया। यातायात अचानक बंद होने से रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई। पुलिस प्रशासन मलबा हटाने की कोशिश कर रहा है और फंसे हुए लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने कहा कि मलबे की मरम्मत और सड़क को फिर से खोलने में काफी समय लगेगा। और बच्ची खबर जो मध्य प्रदेश के भोपाल से है। यहां पर एक बेटी अपनी मेहनत और हौसले से ट्रैक्टर कंपनी के लिए कैलेंडर गर्ल बन गई।
ट्रैक्टर चलाती है, हार्वेस्टर मशीन को भी ऑपरेट कर लेती है, खेती बाड़ी का हर काम करती है और साथ में कृषि उपकरणों का कारोबार भी करती है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो वो भी बता देते हैं कि 25 साल की इस बिटिया की तस्वीर ट्रैक्टर कंपनियों के कैलेंडर पर छप रही है। भोपाल के बकानिया गांव के एक किसान परिवार की बेटी रीना नागर कैसे पोस्टर गर्ल बन गई, वो भी बता देते हैं। दरअसल पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए रीना ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई छोड़ दी और पिता के कृषि कारोबार को संभाल लिया। तो सब कहने लगे कि खेती लड़कियों के बस की बात नहीं, लेकिन रीना ने अपने हौसले से इस सच को कर दिखाया। सर मेरे पास दो आइसर ट्रैक्टर है, साथ में मेरे पास 2 हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, करतार की किसानों के यहाँ हार्वेस्टिंग करने पे यूज़ करती हूँ। भूसे बनाने की मशीन है, कृषि के काम में आने वाले सारे उपकरण का मैं यूज़ करती हूँ। रीना ने अपनी मेहनत की कमाई से पहले लोन चुकाया और फिर बाद में खेती के उपकरण खरीदे। उसकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि ट्रैक्टर कंपनी को कैलेंडर पर उसका फोटो तक छापना पड़ा। तो वहीं अब बैंक वाले भी रीना के जज्बे को सलाम करते हुए उसे सम्मानित कर रहे हैं। दमदार 10 में आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए न्यूज़ नेशन।